Namaste and hello everyone. I am Mahima Alekar and I welcome you all to Absolutely Mahima, where we are transforming fear into fun. And just like the absolute function in mathematics, we are here to transfer the negative and boring ways of learning into something positive. In today's session, we'll be covering NCERT exercise 9.1, question number 7th, 8th, and 9th. So let's begin. मिलिए इनसे, ये है कालिया और इन्हें करनी है अपनी गर्लफ्रेंड से बात, लेकिन इस नेटवर्क ने लगा दी है इस मोमेंट की वाट। वे गुस्सा होकर ढोलू भोलू से कहते हैं कि तुम जाओ टावर पर चढ़ाओ और क्या है प्रॉब्लम पता कराओ। इसी बात को लेकर छिड़ जाती है ढोलू भोलू में फाइट। वो सोचते हैं क्या होगी इस टावर की हाइट। तो चलिए पता करते हैं इस टावर की हाइट और हेल्प करते हैं कालिया को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। तो लेट्स बिगिन विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कंप्यूटर स्क्रीन्स। सबसे पहले जहां मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि डायग्राम कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने पहले भी कहा है यू हैव टू डिवाइड योर क्वेश्चन इनटू पार्ट। आधा आधा पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उस चीज का डायग्राम आप ड्रॉ करो। सी हाउ डू आई डू दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले मैंने एक ग्राउंड पे पॉइंट बना लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो यहाँ पे हमारे पास इतना समझ आ रहा है कि एक टावर है और वहां पे हमने बॉटम और टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए हैं फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बट टावर ग्राउंड पे नहीं है, टावर है हमारी बिल्डिंग के ऊपर। देखो ये हमारा जो ग्राउंड हो गया है ना, तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये हमारी बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग से 20 मीटर की हाइट पे हमने फिक्स किया है एक टावर। तो अज्यूम करते हैं कि ये हमारा वो टावर है, ठीक है। तो ये जो टावर है इसके लिए हमने क्या किया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। पहले किसकी बात हुई है, पहले क्या आया है, बॉटम मतलब नीचे का पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, and the top of the transmission tower fixed at a 20 meter high building are 45 and 60 respectively। 45 और 60 respectively का मतलब होता है, देखो respectively का मतलब होता है जो वर्ड पहले आया है उसको पहला वैल्यू असाइन करना है, जो वर्ड दूसरा आया है उसको दूसरा वैल्यू असाइन करना है। तो क्योंकि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में बॉटम बॉटम पहले आया है कि मतलब ये जो पॉइंट है ग्राउंड का, तो उससे हम टावर के बॉटम को कनेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करने पर जो हमें एंगल मिल रहा है, क्योंकि पहला एंगल 45 है तो ये होगा 45 डिग्रीज। अब एक और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है जो है टॉप से, है ना। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा दैट वुड बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ढूंढनी है इस टावर की हाइट। तो सबसे पहले इसको नेम दे देंगे ए बी, जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सबको नाम दे देना है सी, और इसको दे देते हैं डी। ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है उसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ दी टावर, ठीक है, टू फाइंड सी डी। चलो शुरुआत करते हैं। देखो अब हमें क्या दिया है ना बेटा कि आपको एक एंगल लगता है और एक साइड की लेंथ लगती है, फिर आप इजीली कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिया है तो उसमें एक चच्चा होते हैं, है ना। रियल लाइफ में भी हमारे पास एक चच्चा होता है जो हमारी हर मुसीबत में, हर किसी के प्रॉब्लम का उनके पास सोल्यूशन होता है ना। तो चच्चा का मतलब होता है हमारे इसमें कि वन साइड रहेगी वो कॉमन रहेगी, इसीलिए वो हमें हेल्प करेगी। तो हमें ढूंढना है कि इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड कौन सी है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है, जो ग्राउंड है ना, ये कॉमन है। तो अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड कर लूं इस स्मॉल ट्राइंगल से, देखो स्मॉल ट्राइंगल में से मैं अगर इसका वैल्यू फाइंड कर लूं तो बड़े ट्राइंगल के लिए जो मुझे साइड चाहिए वो इजीली मिल सकती है। इतना समझ आया। तो हमेशा हमें देखना है कि हमारे पास कुछ कॉमन है क्या जो हमारी हेल्प करेगा, इसलिए हम उन्हें चच्चा कहेंगे, ठीक है। तो कॉमन में हमारे पास ये वाली साइड है, तो अभी हमारा फर्स्ट मोटिव होगा कि हमें ए बी निकाले। तो हमेशा हम छोटे वाले ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, मैं रीजन भी दूंगी आपको। इन ट्रायंगल एबीसी, देखो ट्राइंगल एबीसी में हमें एक एंगल पता है और एक साइड भी पता है विच इज सीबी, इसीलिए यहां से स्टार्ट करना बेस्ट होगा, ये आपको इजीली ए बी का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी थीटा कितना है, थीटा है 45 डिग्रीज और सीबी है 20 मीटर्स। अब हमें पता करना है कि देखो इस थीटा के लिए ये वाली साइड कौन सी साइड हुई, उसके सामने वाली मतलब अपोजिट, और
हमें कौन सी साइड चाहिए, ए बी, मतलब थीटा के लिए वो कौन सी हुई, एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है फॉर्मूला टैन थीटा का। तो टैन थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 45 डिग्रीज। अपोजिट के लिए क्या आ जाएगा, सी बी, और एडजेसेंट की जगह पे आ जाएगा ए बी। टैन 45 डिग्रीज का वैल्यू आप टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो, द वैल्यू इज 1। सी बी कितना होगा, 20 अपॉन ए बी। तो इससे हमें मिल गया कि जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी है, ए बी की वैल्यू हमें मिल गई है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ए बी इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स। ठीक है, अब अगर हमें ए बी मिल गया है तो अब हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब हमारे पास बड़े वाले ट्राइंगल में भी एक एंगल है और एक कंप्लीट साइड हमें पता है, तो हम थर्ड साइड इजीली निकाल सकते हैं। समझ आई बात, हम लोग कैसे सोच रहे हैं, समझ आ रही है। पहले हमेशा वो ट्राइंगल लेना जिसमें आपको एक एंगल और एक पूरी साइड पता हो, फिर वहां से जो भी रिक्वायर्ड है उसकी हेल्प लेके आप वो वाला बड़ा ट्राइंगल लोगे जिसमें हमें एक साइड और एक एंगल मिल जाए, तो जो भी रिक्वायर्ड साइड है आपको वो भी मिल जाएगी। चलो अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी बी। इस केस में हमारा थीटा है 60 डिग्रीज, है ना, और एक साइड भी हमें पता है वो है ए बी की, ए बी की लेंथ है 20 मीटर्स। बढ़िया, चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो हमें ए बी की लेंथ पता है, पर ए बी हमारे इस थीटा 60 डिग्री के लिए क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी। हमें चाहिए क्या, हमें देखो इनिशियली हमें डीबी ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्टली डीसी तो मिलेगा नहीं, तो हम डीबी ढूंढेंगे। डीबी हमारे लिए क्या है, थीटा के लिए अपोजिट साइड है, तो इससे हमें समझ आया कि फॉर्मूला लगेगा टैन थीटा का। ठीक है, आप कॉट थीटा के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा टैन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बट अपोजिट की जगह पे क्या आएगा, अपोजिट की जगह पे आएगा डी बी और एडजेसेंट की जगह पे आएगा ए बी। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में से उठा लो, वो होती है √3। ठीक है, db कितना होगा, 20 मीटर्स। इज इट 20 मीटर्स, नो। तो db विल बी, लेट दिस वैल्यू जो हमें नहीं पता है उसे हम क्या लेते हैं, जो हमें नहीं पता है उसे हम लेते हैं x, तो ये बन जाएगा 20 प्लस x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab, ab इज अगेन 20। तो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए मतलब हमें x को अकेले ढूंढना पड़ेगा, है ना। हमें x की वैल्यू पता करना है, मतलब हमें x को लूटना है। तो कभी भी आप उस इंसान को तभी लूटोगे जब वो अकेला मिले आपको। तेरा पैजामा फटा किधर फटे ले? तो अभी देखो इसके पास 20 है, तो मैं इस 20 को बोलूंगी जाओ बेटा घुमाओ, भैया आपको वो बुला रहे। तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू x। अब हम देख सकते हैं कि इसमें से जो है वो 20 कॉमन निकल सकता है, तो ब्रैकेट में बचेगा 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो इस तरीके से हमें हमारी x की वैल्यू मिल गई है, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। Therefore, आप फाइनली लिखोगे therefore the height of the tower is 20 √3. Therefore, the height of the tower is 20 in bracket √3 minus 1 meters. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर समझ आ गया है तो let's begin with the next question. हम आ चुके हैं एक म्यूजियम में जहाँ है एक लेडी, और ये लेडी हो चुकी है स्टैचू। इस लेडी को शायद सेंट ऑफ फ्रूट पसंद आ गई है और शायद इसीलिए इसकी जीभ भी लपलपा रही है। कैसी जीभ लपलपाई? पर इस स्टैचू की अगर हमें हाइट दी हो तो क्या हम पता कर सकते हैं कि ये स्टैचू जिस पेडिस्टल पर फिक्स्ड है उस पेडिस्टल की हाइट क्या होगी? चलो पता करते हैं। लेट अस सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले डिफिकल्ट टास्क, हम डायग्राम बनाएंगे। अ स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि हमारे पास एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर्स। ठीक है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल मतलब जिसपे हम स्टैचूज को रखते हैं, तो ये खड़ा हुआ है एक पेडिस्टल के ऊपर। ठीक है, अब ये रहा हमारा पेडिस्टल। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक पॉइंट हमारे ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो जो टॉप के साथ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्रीज। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब देखो यही पॉइंट जो ग्राउंड पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो देखो अब हम पेडिस्टल की टॉप बात कर रहे हैं, देखो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है टॉप ऑफ द पेडिस्टल। You very चालाक bro. मतलब स्टैचू का
एंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें फाइंड आउट करनी है द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हम लोग जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसे हाईलाइट कर लेंगे। यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस, ओके। नाउ लेट अस नेम ऑल द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमारा मोटिव है टू फाइंड बी सी, ठीक है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि इसमें दो ट्राइंगल्स है ना, इसमें भी दो ट्राइंगल्स है और हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमें नहीं पता है हम उसे x ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें एक कॉमन साइड दिख रही है ए बी, ठीक है, तो हम उसकी हेल्प लेंगे। तो आप बोलोगे कि मैम हमारे पास ए बी की लेंथ तो नहीं दी है, ठीक है, ए बी की लेंथ हमारे पास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी थीटा कितना है 45 डिग्रीज, ओके। अब हमें कौन सी साइड चाहिए, देखो हमें एक x तो लगेगी ही, मतलब x लगेगी, मतलब x क्या है, कौन सी साइड है, अपोजिट है, राइट। और हमें एडजेसेंट लेनी है, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट दोनों ट्राइंगल में आती है, कॉमन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो बन गया tan थीटा का, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू है हमारे पास, वो है tan 45 और ऑपोजिट कितना होगा, ऑपोजिट होगा BC एंड एडजेसेंट क्या होगा AB, ओके। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, BC की वैल्यू क्या है x, AB की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है। तो इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से दैट AB इज इक्वल्स टू x, मतलब ये जो लेंथ है वो भी कितनी है, x है। बढ़िया, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन बना लेते हैं। इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ जाते हैं ए बी डी। यहाँ पे भी देखो हमें थीटा पता है कि थीटा जो है 60 डिग्रीज है। अब यहाँ पे जो पूरी लेंथ हमें मिली है बी डी, वो दो चीजों से बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्यों, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों साइड्स का काम है। हाइपोटेनियस हमें कोई, वैसे भी दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेनियस अलग अलग है, तो हमारे लिए कोई भी चीज हेल्पफुल नहीं हो सकती उसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमने tan थीटा लिया, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के जगह पे आप 60 डिग्री पुट करो। अपोजिट, अपोजिट कौन सी साइड होगी, बी डी। एडजेसेंट कौन सी साइड होगी, ए बी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3। बी डी कितना होगा, इट विल बी x प्लस 1.6, है ना। तो देख सकते हो कि बी डी पूरा ये लेंथ है, तो x तो हमारा सिर्फ पेडिस्टल का लेंथ था और 1.6 हमारा स्टैचू का लेंथ है अपॉन ए बी। तो अब मैं क्या करूंगी, इधर ए बी को मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ ए बी डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये √3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ कि यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो हमें 1 और 2 से क्या मिला, एक जगह हमें मिला कि ए बी इज इक्वल्स टू एक्स और दूसरी जगह हमें मिला दैट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.6 अपॉन √3। दोनों के एलएचएस सेम है, एलएचएस सेम है मतलब आरएचएस भी सेम हो जाएंगे। सिंस एलएचएस आर इक्वल, आरएचएस आर इक्वल, तो हमें मिल जाएगा कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6 अपॉन √3। ये हमें कैसे मिला, ये हमें मिला फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे हम जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस √3x में से इस x को इधर शिफ्ट कर देंगे, सो यू विल हैव 1.6, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से x को कॉमन निकाला जा सकता है, तो ब्रैकेट में बचा √3 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 1.6। तो x की वैल्यू क्या हुई 1.6। देखो यहाँ पे √3 माइनस 1 डिविजन में है तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिविजन में, ठीक है। अब हम फाइनल स्टेप में क्या कर सकते हैं ना, हम फाइनल स्टेप में कर सकते हैं कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे फाइनली हमारा होगा 1.6 अपॉन 2 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, पर 1.6 अपॉन 2 कितना होगा, 1.6 इज नथिंग बट 16, तो 16 और मतलब आप 2 को 16 से करोगे तो 8 आता है, पर 1.6 से तो क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 0.8 into √3 plus 1. I hope you have understood this question. Let's begin with the next question.
हमें दिया है एक बिल्डिंग और बिल्डिंग के जस्ट सामने एक टावर दिया है और हमें दिया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस फॉर टू केसेस एंड वी आर आल्सो गिवन द हाइट ऑफ द टावर. So can you calculate and find out the height of the building? Let's begin. This is nothing but NCERT exercise 9.1 question number 9. The angle of elevation ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है. तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं हमें वैसे वैसे ड्रॉ कर लेना है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. तो एक बिल्डिंग है, इतना समझ आ गया. और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से है. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो हमें एक समझ आ गया कि एक बिल्डिंग है और एक टावर भी है हमारे पास. ठीक है, तो हम लोग ये बिल्डिंग है सपोज, तो ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा है टावर. ठीक है, अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. टॉप ऑफ द बिल्डिंग कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, टावर के फुट से ये हमें दिया है कि ये कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज इक्वल्स टू 30 degrees. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. तो ठीक है, ये हमारा है 60 degrees और ये हमारा ग्राउंड है. ठीक है, all right. Now, if the tower is 50 meters high, now this is already given to us that the tower is 50 meters high. ठीक है, find the height of the building. तो हमें ढूंढनी है ये वाली लेंथ. Let us name it A, B, C, D. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, जिस ट्राइंगल में हमें एक साइड और एक एंगल मिला है उसी ट्राइंगल को आपको पहले चूज करना है. तो कौन से ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि एक साइड और एक एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है. ऑफ कोर्स इट इज ट्राइंगल BCD. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्रीज. और कौन सी साइड हमें पता है, हमें पता है CD. तो मतलब इसको तो यूज करना ही है. नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉमन साइड होती है, जिसे हम चाचा कहते हैं, जो हमेशा हमारी लाइफ में एक चाचा होते हैं जो किसी ना किसी की हेल्प करते रहते हैं, जिन्हें हम चच्चा कहते हैं. सो कॉमन साइड ही हमें हेल्प करेगी. ठीक है, तो वो कॉमन साइड कौन सी हुई, BC. तो एक चीज हमें समझ आ गई कि हमें चाहिए CD और हमें चाहिए BC. पर CD क्या है, इस थीटा के लिए CD है अपोजिट और BC क्या है, एडजेसेंट. तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है फॉर्मूला tan थीटा का. चलो वैल्यूज डालो, थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्रीज. ओके, नाउ CD का वैल्यू है क्या हमारे पास, यस ऑफ कोर्स. डू वी नो द वैल्यू ऑफ BC, नो, सो कीप इट एज इट इज. What is the value of tan 60 degree? Tan 60 degree is √3 is equals to 50 by BC. तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि BC √3 is equals to 50. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करती हूँ. यहाँ पे BC के साथ √3 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब वो नेक्स्ट साइड जाएगा तो वो क्या होगा, डिविजन में. दैट इज 50 by √3. ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ये भी हम कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, ये बनेगा 50 √3/3. ये हो गई हमें BC की वैल्यू. चलो अब इधर से इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, ये तो BC का वैल्यू हमें मिल गया. अब इसकी हेल्प लेके हम दूसरे ट्राइंगल पे जाएंगे. तो दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा, इन ट्राइंगल ABC. थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्रीज है. और कौन सी साइड हमें पता है, हमें पता है BC. ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं AB की वैल्यू. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन टू यू. देखो आपको क्या चाहिए, AB चाहिए. तो इस 30 डिग्री के लिए AB मतलब कौन सी साइड हुई, अपोजिट, है ना. और कौन सी पता है, एडजेसेंट, विच इज नथिंग बट BC. किसका फॉर्मूला, tan थीटा का. बट थीटा के जगह पे क्या आएगा, थीटा के जगह पे क्या आएगा, थीटा के जगह पे आएगा 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू. AB की वैल्यू है कि हमारे पास नहीं, सो लेट इट बी x. तो हमने इस वैल्यू को x लिया है. ओके, BC की वैल्यू क्या है, इट इज 50 √3/3. ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3 इज इक्वल्स टू. देखो यहाँ पे 50 √3 है. देखो बेटा ये पूरा डिवाइड में है, ये एक ही टर्म था ना, हमने जो वैल्यू डाली BC की वैल्यू थी ये. तो डिवाइडिंग इज सेम एज मल्टीप्लाइंग विद द रेसिप्रोकल. इतना समझ आ गया. तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो. तो ये बनेगा 50 √3/√3 इज इक्वल्स टू 3x. कितना आ गया, तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमें मिला 50 इज इक्वल्स टू 3x. ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि 50/3 इज इक्वल्स टू x. ठीक है, आप अपना आंसर यहाँ खत्म कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि 5 + 0 is 5. तो वो तो डायरेक्टली 3 के टेबल में नहीं आता है. बट अगर हो सकता है कि कोई MCQ काइंड ऑफ क्वेश्चन में या कहीं और आपको ये कोशेंट और रिमाइंडर और डिवाइजर के फॉर्म में मिल जाए, तो
इसके लिए आपको कैसे याद रखना है कि Q रोता दिन भर, where Q is quotient, R is remainder and D is your divisor. ठीक है, तो इसको जब हम 3 को 50 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 1s are 3, 2 left, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18. तो इससे हमें पता चलता है कि 2 हमारा रिमाइंडर है तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्वोशंट कितना है 16 तो वो यहाँ आ जाएगा, और जो हमारा डिवाइजर है वो है 3 तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर को लिख सकते हो। ये जस्ट एक आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो, लेकिन कभी कभार एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस में वो आपको इस फॉर्म में पूछ ले तो आप इस फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट बाय रिमेम्बरिंग क्यू रोता दिन भर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ सो, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस एंड शोकेस द laugh. And also, if you have any doubts, you can put it up in the comment section below. If you like this video, do not forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye.